Hello, thank you for clicking the video. Myself सोनिका अग्रवाल फ्रॉम इंडिया। और मैं एसएसजी सीजीएल के जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप इसको मेरी जो चैनल है उसमें कैसे ढूंढेंगे, स्पेशली इसी तरह के, वहाँ पर मैंने एक सीरीज़ बनाई है एसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज़ के नाम से। उसी में मैंने अपने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इसी प्लेलिस्ट में। और भी मैं जो बनाऊंगी यहीं पर अपडेट करती रहूँगी और प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये वाली टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ तरह तरह के सवालों के साथ। हर सवाल के अंदर मैं कंसेप्ट भी देती हूँ, जिससे मेरा प्रयास होता है कि उस तरह का कोई भी सवाल आपको कहीं पे मिलता है, किसी किताब में, किसी नोटबुक में, किसी जगह पर, तो आप उसको अपने आप ही हल कर सकें। चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला सवाल, और पहला सवाल मैं ले रही हूँ कि बाइनरी डिजिट्स में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका सवाल दिया होता है कि कोई गिनती दी हुई है और आप उसको बाइनरी डिजिट में बदलिए। तो बाइनरी डिजिट होती क्या है? एक्चुअली कंप्यूटर हमारा जो है बाइनरी डिजिट वहाँ पर इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो हम लिखते तो उसमें इंग्लिश में है, लेकिन वो समझता केवल मशीनी भाषा है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स होती हैं। बाइनरी डिजिट दो तरह की होती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब हो जाता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। इसको ट्रू भी बोलते हैं, इसको फॉल्स भी बोलते हैं। तो कोई भी जो गिनती होती है उसे बाइनरी डिजिट में बदलने के लिए मेन बात यह है कि उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये याद रखिएगा। किसी और भी गिनती से डिवाइड नहीं करते। अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, मैं एक सवाल ले रही हूँ और वहीं पर आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए एक मेरा सवाल है 25 और मैं आपसे कहती हूँ इसको आप बाइनरी डिजिट में लिखिए। तो आप ऐसे देखिए, आप ऐसे बना लीजिए और आप 25 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ आप पहले 2 से भाग करिए। देखिए हम 25 को 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक। 2 एक कम 2, ये सब आपको आता है, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए ये 1, ये जो आपका ये आ रहा है रिमाइंडर यानी शेषफल, वो आपको यहाँ लिखना है। ये मुख्य बात है, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा। और ये जो आपका कोशेंट 12 है वो आपको यहाँ लिखना है। जरा से भी एक स्टेप में चूक हो गई तो आपके सवाल का जवाब बदल जाएगा, ठीक है। फिर आप दोबारा इसको 2 से भाग कीजिए, 2 छंग 12। अब की बार आपका शेषफल हो गया 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो 0, और जब शेषफल बचेगा तो 1, ठीक। फिर आप 2 से ले गए, 2 3 6। देखिए फिर शेषफल नहीं बचा तो ये हो गया 0। फिर आप 2 से ले गए, 2 एक कम 2, और यहाँ पर आपका शेषफल बच रहा है तो आपने ये लिखा। तो 25 का बाइनरी डिजिट में बदलने में जो जवाब आया, ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। ये वाला 1 भी लेना है और ये वाला भी लेना है। तो जवाब हो गया 1 1 0 0 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी डिजिट में बदला जाता है। एक सवाल और लूंगी, उसके बाद में दूसरी तरह के सवाल सिखाऊंगी, ठीक है। अब आइए दूसरा सवाल करते हैं। तो बाइनरी डिजिट में 2 बातें याद रखनी है कि हमें कोई भी गिनती दी हुई होगी उसको 2 से भाग करना है, और जब जवाब लिखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। और बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में समझा जाता है, इसको 1 और 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। मान लीजिए आपकी गिनती है 101, ठीक है, और आपको इसको बाइनरी डिजिट में बदलना है। देखिए हम इसको भाग करने जा रहे हैं, तो 2 पंचे 10, ये कट गया, ये 1 उतरा, ये 0 हो गया, यानी आपका कितना बचा 1। तो आपने 1 लिखा, यहाँ 50 लिखा, और आपने किससे भाग किया था 2 से। अब आप फिर इसको 2 से भाग करिए तो ये आएगा 25, और अब की आपका भागफल हो गया 0। फिर आप 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 12 दूनी 24, और ये भागफल 1। फिर आपने 2 से भाग किया, 2 छंग 12, आपका ये शेषफल 0। फिर 2 से भाग किया, 2 3 6, शेषफल 0, ठीक है।
फिर आपने भाग किया, 2 एकम 2, शेषफल 1। अब आप रुक जाइए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1। ऐसे चलेंगे आप, मिलाइए 1 1 0 0 1 0 1। ये इसका जवाब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी गिनती को श्योरली समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले पैटर्न के सवालों पर चलती हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। आपने इस तरह के सवाल तो बहुत देखे होंगे कि इसका मान ये है और ये इसको स्क्वायर के क्यूब में और ऐसे निकालिए, लेकिन अगर ये इस तरह से दिया है तब हम इसका मान कैसे निकालेंगे कि यहाँ 118 दे दिया और यहाँ 117 दे दिया, तो ये सवाल कैसे निकलेगा। तो आप इसमें ये देखिए, अगर y अपॉन 1 प्लस ए 2 है, तो यानी अपने मन से कोई एक ऐसी गिनती लीजिए जिसको जोड़ने पर 2 आ जाए, और जो मान आप यहाँ लेंगे वो आप यहाँ लेंगे। अगर आप 0 लेते हैं तो आपका 2 नहीं आएगा, तो सिर्फ वो एक गिनती है कि a का मान 1 ले तो यहाँ पर भी 1/1 आएगा, यानी तब वो 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी ये इसके हिसाब से अगर a का मान हम 1 लेते हैं तभी हमारा जवाब 2 आएगा। ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे हम यहाँ पर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर a का मान रखेंगे 1। ठीक है, ये ट्रिक जैसे सवाल है। तो ये आपने 1 रखा 118, यहाँ पर आपने 1 रखा 117, तो ये आपका हो गया 1 + 1 यानी 2। इस तरीके से ये सवाल हल किया जाएगा। अब मेरे पास ये एक सवाल दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर x और y का क्या मान रखा जाए कि ये पूरी गिनती 88 से भाग हो जाए। इस तरह का सवाल आता है कि कोई पूरी गिनती इस संख्या से भाग हो जाए, तो यहाँ पर इसका और इसका मान क्या होगा, बाकी के अक्षर दिए होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वो जो गिनती है वो देखिए वो किससे भाग हो रही है, तो वो 11 से भाग हो रही है और 8 से भाग हो रही है, तो 11 × 8 करेंगे तो 88 आता है। तो यानी ये अगर ये गिनती पूरी 11 से भी भाग हो जाए और 8 से भी भाग हो जाए तो वो 88 से भी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं कि कोई गिनती कहाँ किससे किससे भाग होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप मैं ले रही हूँ इसी सवाल के साथ में, कि अगर किसी गिनती में पीछे 0 2 4 6 8 है तो वो गिनती 2 से भाग होती है। अगर पीछे 5 या 0 है तो वो 5 से भाग होती है, पीछे 0 है तो वो 10 से भाग होती है। ठीक है, और 3 के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए हमारे पास 27 है, तो हम इन अंकों को जोड़ देते हैं, और अगर मेरा जो अंक आ रहा है वो 3 से भाग हो रहा है तो वो गिनती 3 से भाग होती है। तो इस तरीके से कई डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। तो इसमें आपकी जो संख्या आ रही है वो है 11 और 8। तो मैंने 11 इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैं वो इसी सवाल में समझाऊंगी। तो 11 और 8 से अगर ये भाग हो जाएगी तो ये गिनती 88 से भी भाग हो जाएगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले बताऊंगी कि 8 से कब भाग होती है। 8 के अलावा मैं ये भी बता देती हूँ कि 4 से कब भाग होती है। तो कोई भी गिनती की पीछे की दो डिजिट अगर कोई ऐसी हो, जैसे ये 2 4, अगर ये हम 4 से भाग करें, देखिए ये हो गई, तो ये पूरी गिनती 4 से भाग हो जाएगी। इसके आगे जो भी गिनती होगी वो पूरी गिनती 4 से भाग हो जाएगी। लेकिन 8 के लिए क्या होता है कि पीछे की 3 डिब्बे होते हैं, पीछे की 3 डिजिट होती हैं, कि अगर उन तीनों को इकट्ठा रख के हम 8 से भाग कर देते हैं तो वो पूरी गिनती 8 से भाग हो जाएगी। तो इस हिसाब से पीछे की मेरी वो 3 गिनतियां हैं 1 y और 6। तो यहाँ हमको अपने मन से कोई ऐसी गिनती रखनी है कि जिसको हम 8 से भाग करें तो हमारा ये पूरी गिनती 8 से भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरी गिनती आती है, मान लीजिए हमने y का मान 0 रखा, ये देखिए, ठीक, तो आपका 106 हो गया। आप इसको ट्राई कीजिए, तो 8 एकम 8, 2 बच गया। 26 8 के पहाड़े में नहीं आता, यानी आप यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे। अब आप 1 रखिए, हमने यहाँ पर 1 रखा, ये देखिए 8 × 1 8, फिर ये 36 हो गया, ये भी भाग नहीं होगा।
तो अब हमने 2 रखा, ठीक है। अब 2 रखिए, 2 से भाग करिए, ये देखिए 1 2 अच्छे, तो ये 46 हो गया, तो ये भी भाग नहीं होगा। तो आप इस तरह लाइन से चलिए, फिर आप 3 रखिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिएगा, लेकिन सवाल आपका फिर आ जाएगा। ये देखिए 136, 8 ही कम 8, देखिए 5 बच गया, 56, तो 8 सत्ती 56 कट गया। यानी यहाँ पर वो जो गिनती है वो क्या है 3, यानी y का मान आपको निकल गया ना, कि आप y की जगह क्या रखेंगे 3, तो पहला काम आपका हल हो गया। अब आपको निकालना है कि x की जगह आप क्या रखेंगे, तो अब आप इसमें मदद लीजिए दूसरी गिनती की। तो दूसरी गिनती आपकी क्या है कि 11 से ये गिनती भाग होगी। तो 11 में क्या होता है, सम और विषम संख्याओं की गिनतियों को जोड़ लेते हैं, और अगर उनको घटाने के बाद वो संख्या 0 आ जाती है या 11 से भाग होने वाली आ जाती है, तो वो गिनती 11 से भाग होगी। तो सम प्लेस पे देखिए 7 हो गया, फिर x हो गया, ये छोड़ दिया तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए, एक सेकेंड, 2 2 4, 2 2 4, ये यहाँ पर हमको y लेना है, बगल बगल ये y लिया जाएगा, और फिर ये नहीं, एक गिनती लेनी, एक गिनती लेनी, जैसे ये लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया और वो छोड़ दिया। तो एक समीकरण बना 7 + x + 0 + 0 + y, एक आपका ये बना। दूसरा जो आपने छोड़ी हुई गिनतियाँ हैं, यानी 9 0 0 1 और 6, और इन दोनों को आप जब घटाएंगे तो वो गिनती 0 होनी चाहिए या 11 से भाग होने वाली होनी चाहिए। तो अब आप इसको जोड़िए, 9 1 10 6 16, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 7 + x + y। आपको इन दोनों को घटाना है, और इन दोनों को घटाने पर हमारा उत्तर 0 आना चाहिए। जब अगर वो 0 आ जाएगा तो वो गिनती मेरी 11 से भाग हो जाएगी। तो यानी 16 - 7 + x + y = 0। आपने अभी y का मान पीछे निकाला था 3 है, तो आपने लिखा 16 - 7 + x + 3 = 0। बताइए x का मान क्या आ गया, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 6 आ गया और y का मान 3 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो x का मान आपका 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप उसको पहले लिख के इसको घटा सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह का सवाल इस तरह किया जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के भी जो मेथड्स हैं वो आपका सवाल आ सकता है। अब मैं अगली तरह के सवालों पर जा रही हूँ। अब देखिए, इस तरह का सवाल भी आता है कभी कभी कि यदि किसी बिजली के बिल में 16% की छूट है, कोई आदमी को बिजली का बिल जमा करना है, उसमें 16% की छूट मिल रही है, तब भी 1806 रुपये का भुगतान बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ का बिल कितना था। यानी हमको ये ध्यान रखना है कि 1806 का बाकी रह गया, यानी जो 16% है वो नहीं है, यानी जो बचा है। याद रखिए, कोई भी परसेंट का सवाल होगा उसमें 2 गिनतियां हैं अगर, तो दोनों परसेंट को जोड़ करके 100% माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक पैसा उसने दे दिया, एक पैसा उसने दे दिया जो जमा कर चुका है, और एक पैसा ऐसा हो गया जो बचा रह गया, ठीक। तो 16% की छूट मिली थी, यानी 16% वाला तो उसने दे दिया जो छूट था, लेकिन फिर भी कुछ पैसा यहाँ बच गया। तो हमको यहाँ पर ये 16% है और ये 100%, तो जो बचा है वो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप 100 में से 16 को पहले घटा दीजिए। तो इस तरीके से ज्यादातर आपको सवालों में यही दिया रहता है कि जो परसेंट दिया रहता है उसकी गिनती नहीं रहती, दूसरी वाली गिनती रहती है, और आपको कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि आप किस तरीके से उसको करें। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, 100 में से 16 को घटा के बाकी बचा परसेंट
निकाल लीजिए। तो वो आपका हो जाएगा 100 माइनस 16। तो ये आपका हो गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से क्या 84% पैसा उसको भी देना है। तो मान लीजिए कुल बिल जो आया था उसको, वो मान लीजिए हमने कहा P आया था, ठीक। तो उस बिल का 84% अगर निकाला जाए तो वो इतने रुपए है। तो यानी 84% ऑफ P इज इक्वल टू 1806। ऑफ लिखते हैं या हिंदी में हम का लिखते हैं? तो ये 84/100 गुणे P बराबर 1806। इस तरीके से ही आप करिए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप इसको हल कर लीजिए। अब देखिए इस तरह का सवाल आपको आ जाता है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 है, तो कोण का मान बताइए। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दूं। अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर ऐसे कोई सीधी लाइन जा रही है, एक कोण अगर ये है और दूसरा कोण ये है, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री हो गया। यानी दो कोणों का जोड़ जब 180 डिग्री होता है तो उसे अनुपूरक कोण कहते हैं और इंग्लिश में उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो वैसे तो ये डिटेल तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक छोटा सा तरीका है जिससे आप इसको कम समय में भी हल कर सकते हैं। तो देखिए आप किस तरह से करेंगे कि आपका जो भी सवाल में दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है कि वो अनुपूरक कोण का 2/3 है, 2/3, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये हो गया डिनोमिनेटर। यानी ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। तो आप क्या करिए, इधर की तरफ अंश को और हर को जोड़ लीजिए और x लिख लीजिए। इधर आप क्या करिए कि अंश जो भी है उसको 180 से गुणा कर लीजिए। आपका बहुत जल्दी जवाब आएगा। जैसे आप क्या करेंगे, 2 और 3 को आपने जोड़ा, x लिखा, अंश में आपका 2 है तो 2 गुणे 180, ये हो गया 5x, 2 गुणे 180, x हो गया, इसको आपने 5 से भाग कर दिया। देखिए 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, ये यानी 72 डिग्री। तो ये आप कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि आप क्या करेंगे कि आपका जो भी दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ लीजिए, x लिख लीजिए और इधर न्यूमरेटर को 180 से गुणा कर लीजिए। आप इससे निकालेंगे, आपका 1 मिनट के अंदर जवाब आ जाएगा। ठीक है, आप प्रयास कीजिएगा, आपका हर तरह के इस तरह का सवाल आसानी से निकल आएगा। छूट और बट्टा का बहुत अधिक सवाल होता है और एक सवाल हमको ज़रूर मिलता है और इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। ये वैसे आप कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं कंसेप्ट देना चाहूँगी कि जैसे कोई दुकानदार है, वो कहीं से कोई सामान खरीद के लाता है तो उसका क्रय दाम होता है। उसके बाद वो उस पर कोई दाम बढ़ा करके लिखता है, तो वो उसका दाम कि वो इतने में बेचेगा, तो वो अंकित मूल्य होता है। उसके बाद बिकता वो किसी दाम पर है। जब ग्राहक आता है तो उससे तोल मोल करता है और किसी और दाम पे खरीद के ले जाता है, उसे विक्रय कहते हैं। इंग्लिश में इसको सीपी कहते हैं, इसको एमपी यानी मार्क प्राइस कहते हैं और इसको एसपी कहते हैं। ज्यादातर जब भी क्रय से अंकित माल पे जब कोई भी दुकानदार लाएगा कोई भी सामान, कभी भी अंकित माल अपने सामान खरीदने के दाम से कम नहीं रखेगा। तो ज्यादातर यहाँ पर ये दाम आपका बढ़कर ही होता है और जब विक्रय होता है तो दाम बढ़ के भी हो सकता है और दाम आपका घट के भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और आपको जो छूट मिलती है वो इन्हीं दोनों के बीच में मिलती है। छूट आपको यहीं पर दी जाती है। छूट में दाम कम किया जाता है यानी हमेशा नकारात्मक रहेगी, यानी लॉस होगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए, 5% की छूट, तो ये आपका यहाँ पर आ गया 5% की छूट। विक्रय का दाम 855 है, ये देखिए। ठीक, तो आपसे ये एमपी पूछा गया है कि ये कितना होगा। तो इस तरह के सवाल हम किस तरह निकालेंगे, तो बस एक सूत्र दिमाग में रखिए और आपका हर तरह का सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए वो सूत्र ये है, SP इज इक्वल टू 100 माइनस, मान लीजिए मैं
डी लिख दे रही हूँ डिस्काउंट के लिए, छूट के लिए, D% ओवर 100 इंटू MP। बस ये सूत्र याद रखिए। एक सूत्र याद रखेंगे तो सारी चीजें निकल आएंगी, 10 सूत्र याद रखने से कुछ नहीं निकलेगा। तो ये आपका 855 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 100 माइनस 5 बटे 100 और ये हो गया MP। ठीक है, ये हो गया 855 बराबर 95 बटे 100 गुणे MP। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको हल करिए और आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 855 गुणे 100 बटे 95। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट देखिए तो आपने SP लिखा और आपने उसको घटा दिया और गुणे 100 कर दिया। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए और अपना जवाब बताइए हल करके। चलिए इसको करिए। देखिए आप इसको अगर 9 से भाग गुणा करते हैं तो देखिए 85 आ जाएगा। ये देखिए 95 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 9 81, 50 55। ये देखिए 9 से कट गया तो आपका दाम कितना आ गया 900। तो आप ये देखिए जो आपका अंकित मूल्य है हमेशा विक्रय से ज़्यादा ही आएगा। पहली बात, जब भी छूट का सवाल होगा ये ध्यान रखिएगा, जब आप सवाल में वहाँ टिक लगाइएगा। अब मैं अगला पैटर्न आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए सवाल आपको कभी कभी आ जाता है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो आप इसका ये समझ लीजिए कि ये बेस होता है ax² bx + c = 0। इसमें आपने ये जो b होता है इसको आपने स्क्वायर करना होता है और इसमें से घटाना होता है 4 गुणे a गुणे c को। अगर इसका मान 0 से ज़्यादा हो जाए यानी प्लस में मान आ जाए या 0 के बराबर भी हो जाएगा तो मूल आपके वास्तविक होंगे। तो आप इसको चेक करिए। पहला सवाल देखिए 81 माइनस 4 गुणे 4 गुणे 6। देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा 96। ठीक है, ये देखिए नकारात्मक आ गया, तो ये मूल वास्तविक नहीं है। इसी तरीके से आप सारा हल करिए या आप तेज़ी के साथ करना चाहें तो सबका आप पहले b² निकाल लीजिए। देखिए अगर आप इसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4, इसका निकालेंगे तो 49, इसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ आप ये देखिए सीधे सीधे 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, मतलब ये 2 और ये 1। ठीक है, ये आपने गुणा किया, मतलब आपने ये a है ये c है, इसको गुणा कर करके ये लिखते गए, ये आप b² लिखते गए, ये ac लिखते गए। अब यहाँ 4 से गुणा क्या करेंगे, ये ऑलरेडी ज़्यादा है, जब ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये नकारात्मक हो गया। यहाँ आप 4 से गुणा कर देंगे, देखिए ये 8 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नकारात्मक हो गया। लेकिन अब आप इसको 4 से गुणा करिए, देखिए 48 आ गया, तो ये वैल्यू इससे कम, यानी दोनों को घटाएंगे तो आंसर मेरा क्या आ गया प्लस। यानी ये वाली जो गिनती है ये मेरी वास्तविक मूल्य होगी। यानी वास्तविक मूल्य वो होता है जब b² माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा होता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं। अब ये सवाल देखिए कि कोई बंदा P है, P किसी काम को 20 दिन में और Q किसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 40% काम करने में कितना वक्त लगेगा। किसी काम को किस तरह से करते हैं, ये जो समय और कार्य वाले सवाल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है, कार्य और समय का करके हेडिंग है शायद, तो आप उसको देखिए, वहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज समझाया है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये है कि अगर किसी का भी 1 दिन का काम होता है तो P का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/20 और Q का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12। अब दोनों लोग मिलके जो काम कर रहे हैं इसका जवाब हो जाएगा 1/20 और 1/12। इसका आंसर हो जाएगा 12 + 20/20 गुणे 12। इतना आपका आ गया, यानी ये हो गया 32/20 गुणे 12। अब आपको कहा गया है कि 40% काम करने में कितना वक्त लगेगा। जब आपको ये निकालना हो तो आप 1 दिन के काम को उल्टा कर लीजिए, उसके बाद आप हल करिए तो आपका जवाब जो आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। 40% काम करने में लगने वाला समय। ठीक है, ये देखिए 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 4 3 12,
यानी 3 दिन में वो दोनों मिल करके 40% काम कर लेंगे। इस सवाल को लेने का मकसद ये है कि आप पहले निकालिए दोनों मिलके जब काम करेंगे तो वो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 32/20 गुणे 12, यानी एक दिन का काम निकालने के लिए आप इसको पलट देंगे, यानी आपका हो जाएगा 20/20 गुणे 12/32। ये वो होगा जब दोनों का मिल के काम करेंगे। और 40% काम किया गया है, इसको हमने 40% से गुणा कर दिया। तो इस तरीके से ये सवाल किया जाता है। और भी तरह तरह के सवाल सांख्यिकी के लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूंगी जिसमें हर पैटर्न का सवाल रखूंगी, उसको आप बाद में चेक कर लीजिएगा। तो फिर मैं दूसरी सीजीएल टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें और सवाल लूंगी इस तरीके के। पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे जानकारी हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरा प्रयास सफल है कि नहीं। थैंक यू।